audible? Am I visible clearly to all of you? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? Am I audible and visible clearly to all of you? Everyone please confirm in the chat box. सभी लोग फटाफट से चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सब टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे थे, दैट इज द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। So today we are going, in this lecture we are going to complete the discussion for the horizontal alignment of the road। The horizontal alignment वाला पोर्शन है उसको हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हैं। गुड इवनिंग एहसान, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन प्लीज वंस कंफर्म, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Everyone please confirm in the chat box बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? Is there any problem? Because I am not getting any confirmation। कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? टेक्निकल इशू है क्या? बिकॉज मुझे अभी तक आप लोग का कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। Everyone please confirm in the chat box बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? ओके, क्लियर है। वही तो पूछ रहा हूं कब से। तो क्लास जैसे ही स्टार्ट हुआ करे एक बार कंफर्म कर दिया करो सभी लोग। स्टार्टिंग में कमेंट्स थोड़ा एक्टिवली कर दिया करो, तो उससे क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। यस, नाउ वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो द सेम थिंग आई वॉज आस्किंग, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू, बट काफ़ी टाइम लगा रिस्पॉन्स में। तो अगर एवरीथिंग इज फाइन तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो रही है एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, ठीक रहेगा भाई? बोलो भाई। तो स्टार्टिंग से ही फिर हमारा क्लास का रिदम मेंटेन रहेगा। आगे सभी लोग, आई होप दो आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइन द क्लास। जो लोग भी रेगुलर हैं सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन आज का करते हैं, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग बेटा रोहन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? चलो, तो आई होप यू ऑल आर गुड। सभी लोग ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
सभी लोग ठीक है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और कैसे फिर ये डिस्कशन आगे चलेगा। तो इन द केस ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, तो भाई ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। दिस वॉज द चैप्टर नंबर 2 दैट वी वर डिस्कसिंग। चैप्टर नंबर 1 सिंपल सा अपना फंडामेंटल या फिर आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। और चैप्टर नंबर 2 जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। इन द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड अगर बात करें तो पहला सब टॉपिक था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द रोड, डिटेल में बातचीत हुई, डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। दूसरा टॉपिक था दैट इज गोइंग टू बी साइट डिस्टेंसेस, और साइड डिस्टेंस में भी हम लोगों ने 4 तरीके की साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसएसडी, ओएसडी, एचएसडी और आईएसडी। दीज आर द साइड डिस्टेंसेस दैट वी हैव कवर्ड। तो भैया इनका पूरा एनालिसिस और डिजाइनिंग और कैसे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स क्या था इस टॉपिक का, ऑल पॉइंट वी हैव कवर्ड। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड में जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किए, तो सबसे पहले जो डिटेल में डिस्कशन किया वो हम लोगों ने किया सुपर एलिवेशन के बारे में। और सुपर एलिवेशन में भी काफ़ी बातें हम लोगों ने करी। डिज़ाइन सुपर एलिवेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट क्या है, आईआरसी की गाइडलाइन क्या है, डिज़ाइन स्टेप्स क्या है, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन कैसे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं। ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांजिशन कर्व। तो कल ही हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व का डिस्कशन कंप्लीट किया था। So in the transition curve, we have discussed all the theoretical aspects related to the shapes of the transition curve, objective of the transition curve, purpose क्या था, क्यों transition curve की requirement क्या थी, ideal transition curve क्या था, और कल हम लोगों ने उसका डिजाइन भी कर लिया था कि how we can find out what will be the length of the transition curve। अपनी सारी रिक्वायरमेंट, अपने सारे ऑब्जेक्टिव और पर्पस को फुलफिल करने के लिए कितनी लेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए ट्रांजिशन कर्व की इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड, इस बात का भी कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और अभी जो आज 2 टॉपिक बेटा कंप्लीट करने वाले हैं, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड सेटबैक डिस्टेंस। सो ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं जिनके बारे में अभी इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जैसे ही ये डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड और जो बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक था आपका इस चैप्टर का, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, वो डिस्कशन हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लोग का एक टॉपिक रह जाएगा सब टॉपिक, दैट विल बी द वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अगला जो सब टॉपिक हमारा रह जाएगा दैट विल बी द वर्टिकल अलाइनमेंट। और वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में भी आज हम लोग नेक्स्ट क्लास से, जो इसके बाद आपकी क्लास होने वाली है, तो नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो ये बातचीत मैंने इसलिए कर ली ताकि आपको सारी एक कनेक्टिविटी रहे, एक फ्लो रहे कि किस तरीके से हम लोग टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट देयर शुड बी द क्लियरिटी। कहानी क्लियर है यहां तक? बताओ, या ये सिर्फ मेरी एक गलत फहमी है कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है? बोलो भाई, जो कुछ भी अब तक पढ़ा है उस पर सही से बातचीत हो पा रही है कि नहीं? सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। आप सब्जेक्ट को कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द क्लासेस, यू आर फॉलोइंग द क्वेश्चंस, तो आर यू एबल टू डेवलप द कॉन्फिडेंस इन सभी कंसेप्ट्स को लेके? क्या आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, या बस टॉपिक कंप्लीट होते चले जा रहे हैं? अभी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे देखते देखते चैप्टर कंप्लीट होंगे, और चैप्टर कंप्लीट होते होते सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा,
और सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते कई सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और ऐसे करते करते एग्जाम आ जाएगा। तो सब्जेक्ट को केवल कंप्लीट करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। बार बार इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन सभी चीजों को अच्छे से समझना और इनमें कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी, ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं इस बैच में, और इतनी ही बात है जो इम्पोर्टेंट है, जो होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से बार बार। तो आई होप आप इन सब बातों को समझते हुए प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं सब्जेक्ट का। जो भी कंसेप्ट हम लोग कवर करते जा रहे हैं उनको पीरियडिकली रिवाइज कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जरूर आप देख लेते होंगे। और साथ साथ क्वेश्चंस, गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे सभी लोग, इतनी मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं। बोलो भाई, तो इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन है तुमसे। दोज हु आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, जो लोग भी सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनसे मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर इसमें कहीं कोई लैग हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी कुछ चीज़ें हमें और इम्प्रूव करनी है, तो जल्द से जल्द उसको इम्प्रूव करिए, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अभी सवाल करने को बोले गए, चलो 2 दिन बाद कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, 2 दिन बाद क्वेश्चंस करे, बट जाहिर सी बात है एफिशिएंसी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है। जो टॉपिक आज आप कंप्लीट कर रहे हो, अब उससे रिलेटेड अगर आज आप सवाल को देखोगे तो आपका माइंड ज़्यादा वर्क करेगा। अब 2-3 दिन का जब गैप हो जाता है तो फिर सवाल करने बैठे तो कुछ सवाल हुए, कुछ सवाल नहीं हुए, और फिर इस तरीके से हमारे पास एक बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। पहले 10 क्वेश्चन पेंडिंग में थे, फिर 15 क्वेश्चन पेंडिंग में हो गए, फिर 20 क्वेश्चन पेंडिंग में हो गए। तो शुरू में स्टार्टिंग में एज ए स्टूडेंट हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं, 20 ही सवाल तो हैं, किसी भी दिन बैठ जाऊंगा कंप्लीट कर लूंगा। और ऐसा करते करते आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं, फिर वो धीरे से 30 हो जाते हैं, फिर वो 40 हो जाते हैं। फिर वहां से आपको टेंशन होना शुरू होता है, क्योंकि जो नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके भी तो क्वेश्चन साथ साथ हो ही रहे ना करने को। और जैसे ही ये सवाल का सिलसिला 50 के आंकड़े को टच करता है, फिर हम वहां पर आ जाते हैं गिव अप मोड में, क्योंकि फिर उससे हमारी जो पुराना सब्जेक्ट जिसके सवाल पेंडिंग है और जो नया सब्जेक्ट करंट सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, अब उसके भी सवाल से अब फिर वहां पर हमारे लिए मैनेज करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमें वहां पे थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है कि कौन से सवाल करें, या तो पहले वाले सब्जेक्ट के कंप्लीट करें, या तो जो अभी सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है इसके सवाल करें। और जब आप प्रेजेंट वाले सब्जेक्ट को जाहिर सी बात है प्रेफरेंस देते हैं, या देना भी चाहिए आपको, तो फिर कहीं ना कहीं प्रीवियस वाला सब्जेक्ट उससे आपका अफेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो, ये पूरा गेम होता है, एक्स से चलता है ये, ठीक है। बेटा विवेक, कुछ हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लास में डिस्कस करने को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करना है वो गेट और ईएससी का पीवाईक्यू करना है। तो ये फ्लो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि क्लास में हम लोग हर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के फ्रेम हो रहे हैं, या जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। अगर कहीं से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ज़्यादा आते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कहीं से न्यूमेरिकल टॉपिक है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व का एक फुल क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए है डीपीपी, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी के दौरान वो है आपका गेट और ईएससी का पीवाईक्यू। इतना भी अगर आप इफेक्टिवली कर रहे हैं सफिशिएंट है। इतनी चीज़ों को भी अगर आप इफेक्टिवली कंसिस्टेंटली फॉलो कर पा रहे हैं तो सफिशिएंट है। फिर कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस, नए कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें सीखते हैं आप विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज। वो तो ऑलरेडी हो रहा है, बस इतना ही सफिशिएंट है। एक बार आपने पीवाईक्यू लगा लिए हैं, कुछ टाइम गैप दीजिए और दोबारा से अटेम्प्ट करिए। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए,
10 से 15 दिन बाद आप देखोगे तो हो सकता है 5% कंसेप्ट मिस हो जाए, 10% कंसेप्ट मिस हो जाए। जो क्वेश्चन आपसे पहले अटेम्प्ट में बन गए थे, कुछ गैप होने की वजह से, कंसेप्ट मिस हो जाने की वजह से वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप उनको मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम ये एक्टिविटी करनी है आपको। तो ऐसा नहीं कि एक बार पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया तो डन हो गया, नहीं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो कभी कंसेप्ट्स के थ्रू पहले कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया, फिर क्वेश्चन लगा लिए, जो भी अप्रोच आपको ठीक लग रही है। या कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और उससे जो कंसेप्ट मिस हो रहे हैं, लैग हो रहे हैं, उनको रिवाइज कर लिया। तो क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन आपका लगातार चलता रहना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो इतना अगर आप कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं या कोर्स में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसके साथ अगर आप गेट और ईएससी का पीवाईक्यू लगा रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं और गेट और ईएससी का ऑब्जेक्टिव आपने लगा लिया है, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन और है कि ईएससी के मेंस के प्रॉब्लम आप लगा सकते हो। ईएससी का जो मेंस होता है, ईएससी का मेंस या जो कन्वेंशनल पेपर है, बहुत इजीली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में इससे रिलेटेड। तो वो मेंस के क्वेश्चन, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट विल बी मोर देन इनफ। यह आपके लिए मोर देन इनफ है। क्लियर है विवेक? तो अगर आपके पास पीवाईक्यूज सारे कंप्लीट करने के बाद, ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यूज कंप्लीट करने के बाद भी टाइम है, तो आप मेंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्लियर है? क्योंकि एक जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होता है। मतलब एक अच्छे कन्वेंशनल प्रॉब्लम से आप 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो और अच्छा कमांड हो जाएगा आपके कंसेप्ट में। और आपको ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एनएटी क्वेश्चन है, इनका एक जो फोबिया होता है, ऑब्जेक्टिव का डर जो होता है, वो भी खत्म हो जाएगा अगर आपने कंसेप्ट को कन्वेंशनली अप्लाई कर रखा है। क्लियर है विवेक? क्लियर है बेटा यहां तक की बात? चलिए, तो कल इस टर्म के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा जिक्र हुआ था, जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और इस टर्म का तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले बेहतरीन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। सबसे पहले जो कल ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जब हम लोग लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट कर रहे थे, तो कल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। इतना समझा था कि सर, कर्व के केस में हमें अपने रोड की या कैरिज वे की विड्थ को इंक्रीज करना पड़ता है। यस, कुछ एक्स्ट्रा विड्थ भी प्रोवाइड करनी पड़ती है कैरिज वे के केस में, इन द केस ऑफ कर्व। लेकिन आज जो समझ में आएगा कि क्यों करना पड़ता है। सर, क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है बट कभी कभी बहुत टाइम ले जाता है, उसका क्या कर सकते हैं? काफी अच्छा सवाल है। तो मैं सोच रहा हूँ, इतना अच्छा सवाल है तो इसका कोई एक अच्छा सा आंसर दिया जाए। क्यों भाई विवेक? तो विवेक ये पूछना चाह रहे हैं कि सर, क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहे हैं बट कभी कभी बहुत टाइम ले जाता है, उसका क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो विवेक, तुम्हें याद है जब तुम इतने बड़े थे, याद है जब तुम छोटे से बच्चे थे, कभी एक टाइम पे अपने पैरों में खड़े होकर चलने में तुम्हें कितना टाइम लगा था? तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जीवन के कितने टाइम आपने इस बात पे इन्वेस्ट किया या इस बात में दिया कि आप अपने पैरों पे चल पाए? कोई भी छोटा बच्चा होगा, जहां तक पता नहीं, मेरा तो अभी इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर कॉमन सेंस के बेसिस पे बोले तो शायद 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है चलने में। 1.5 साल, 2 साल। क्यों भाई? एक छोटे से बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को अपने पैरों पे खड़े होके चलने में आई थिंक 1.5 से 2 साल का टाइम तो लगता ही होगा। क्यों भाई? बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती हैं,
पता लगे हिम्मत करके चलना शुरू किया, गिर गए, चोट अलग लग जाती है। और ऐसा नहीं, ये केवल मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके रेफरेंस के लिए, बहुत सारी एक्टिविटी आपने ऐसी करी है। क्लियर बोलने में, अपनी बात को रखने में आपको कितना टाइम लगा, लिखने में कितना टाइम लगा। 1 से 2 साल तक तो हमें लग गया पेन पकड़ने में। वो शुरू शुरू में जो टेबल्स होती थी, वो शुरू शुरू में जो काउंटिंग होती थी, और शुरू शुरू में जो ABCD होती थी, उसको लर्न करने में कितना टाइम लगा। आई थिंक ये सभी को याद होगा। हाँ, बट स्टार्टिंग में टाइम लगा, लेकिन जब आप उन चीजों को करते रहे तो फिर आप क्या हो गए, यूज टू हो गए। आप उसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, आप कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर चीजें आज वही सारी चीजें आसानी से हो रही हैं। यस और नो? आज आप अच्छे से चल भी पा रहे हैं, अच्छे से लिख भी पा रहे हैं, अच्छे से बोल भी पा रहे हैं, ABCD भी याद है। हाँ, तो सेम विद द क्वेश्चन। जब आप कभी किसी कंसेप्ट को पहली बार अप्लाई करते हो तो आपका एक थॉट प्रोसेस, भाई किसी भी क्वेश्चन को हम देखते ना, तो एक उसको सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम है हमारा। जब कभी कोई भी आप क्वेश्चन देखते हो तो आपका ब्रेन क्या करता है, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके पहले से ही माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और माइंड क्या करता है कि उसकी पूरी एक एल्गोरिथम प्रिपेयर करता है कि भाई ये करेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे। तो ये एल्गोरिथम सेट करने में आपके माइंड को लगता है टाइम। बात ये है, तो कोई भी नया कंसेप्ट जब होता है तो उसको आपको मल्टीपल टाइम, इसीलिए तो बोला जा रहा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। और जब एक बार वो उस कंसेप्ट का एल्गोरिथम पूरा प्रोसेस आपके माइंड ने समझ लिया, देन इट विल बी वेरी इजी टू रिकॉल। तो टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपका माइंड जो है वो आपसे वो टाइम मांग रहा है ताकि वो उस एल्गोरिथम को प्रॉपरली डेवलप कर पाए। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी ऑड नहीं है, मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? सही रास्ते पे हो तुम। तो जब आप मल्टीपल टाइम इन सब्जेक्ट, इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके के सवाल आप लगाएंगे, तो क्या होने वाला है, फिर आप इसमें अपने टाइम को भी सेव कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। बट इनिशियली टाइम लगता है, ये फैक्ट है। और ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, जिसने जिसने भी पढ़ाई करी, जिसने जिसने भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, उन सबके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है? तो तरीका क्या है, जो आपने मेन मेरे से पूछा कि सर अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, उसका तरीका क्या है? गिव अप मत करो और टाइम सेव करने की अभी कोशिश मत करो। टाइम सेव करने की कोशिश मत करो। एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, मूवी तो खैर मैंने आज तक नहीं देखी वो, उसका सॉन्ग की एक क्लिप है, वो बहुत अच्छा है। अब वो एग्जैक्टली मुझे सॉन्ग भी नहीं याद है। हाँ, और आ रहे हैं बेटा रोहन, आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। तो उसमें एक बढ़िया सा सीन क्या है कि उसका जो ट्रेनर होता है, अक्षय कुमार आई थिंक, हाँ उस मूवी में है ना, तो एक कोई ऐसा ऐसे ऐसे स्टेप करने को देता है वो बार बार। अक्षय कुमार भी इरिटेट हो जाता है कि क्या एक ही स्टेप में महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और फिर उसमें एक सीन है कि उसमें कुछ वो टेबल टाइप का फेंकता है, तो ऐसे हाथ लगाता है तो टेबल ही टूट जाती है। देखना, समझ रहे हो? तो वहां उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक कमांड होने के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी जो सवालों में आप टाइम दे रहे हैं वो एक्चुअल में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर सिंपली इन्वेस्टिंग योर टाइम। और जब इन्वेस्टमेंट ठीक होंगे तभी तो रिटर्न मिलेंगे। तो ये टाइम लगेगा और लगने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है रोहन, बिल्कुल टेंशन मत लो, कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। चलिए भाई, तो अब नाउ आई थिंक वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग की अब थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, और फिर जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले होगा सेटबैक डिस्टेंस। आओ, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जो जरूरत होती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जो जरूरत होती है वो इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व होती है।
तो ये मैंने आपको कोई एक हॉरिजेंटल कर्व दिखाया, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपल सर्कुलर कर्व, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपल सर्कुलर कर्व हैविंग द रेडियस आर, आर रेडियस का कोई आपका ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। और जाहिर सी बात है अब तक आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो मैं सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर देता हूं। तो भैया ये होता था हमारा स्ट्रेट पोर्शन, स्ट्रेट के बाद हमारा प्यारा सा आता था ट्रांजिशन कर्व, और ट्रांजिशन के बाद हमारा प्यारा सा आता था सर्कुलर कर्व, और सर्कुलर कर्व के बाद फिर से आता था एक ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद फिर से आता था एक स्ट्रेट। ये पूरा कर्व था। यस, तो ये पूरा कर्व की कहानी आपने रोड में देख रखी है। ये इस तरीके से रोड को कंस्ट्रक्ट किया था हम लोगों ने। इन दिस वे वी हैव कंस्ट्रक्टेड द रोड, इन दिस वे वी हैव कंस्ट्रक्टेड द रोड, समथिंग लाइक दिस। यस और नो? ठीक है। अब होता क्या बेटा, जरा समझना है इस बात को कि जब हमारा व्हीकल कर्व पाथ में मूव करता है, इसको मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं। अगर मेरी कार यहाँ पे रखी होगी, होनी तो चाहिए यार, हाँ देखो, जब हमारा ये व्हीकल है, सभी लोग देख पा रहे हैं, ये व्हीकल सभी को विजिबल है। इसमें देखिए ये फ्रंट, अगर इसको मैं व्हीकल का फ्रंट मान लेता हूं, दिस पोर्शन आई एम कंसीडरिंग एज द फ्रंट पोर्शन ऑफ दिस व्हीकल, तो क्या मैं इस एक्सल को, जहां पर ये दो व्हील आपने प्रोवाइड किए हैं, आगे वाले दो व्हील, इस एक्सल को क्या मैं कंसीडर कर सकता हूं फ्रंट एक्सल? बोलो, कैन आई कंसीडर दिस एक्सल एज द फ्रंट एक्सल एंड दिस अनदर एक्सल एज द रेयर एक्सल और बैक एक्सल? बताओ भाई, हाँ या ना? जरा ध्यान से देखना, जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो ये स्ट्रेट पाथ है और हमारा व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। एक बढ़िया चीज ऑब्जर्व हुई क्या? व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, आर यू एबल टू ऑब्जर्व अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग? जब हमारा व्हीकल एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो आपने देखा है पाथ फॉलोड बाय द फ्रंट एक्सल एंड द रेयर एक्सल, दोनों के फॉलो किए गए पाथ सेम हैं। इन लाइनों में कहीं कहीं कोई भी डेविएशन आपको दिख रहा है क्या? ट्रस्ट मी, मैंने बिल्कुल प्रॉपरली इसको टच करके बनाया है, बहुत ज़्यादा तेज टच नहीं किया, टच स्क्रीन है, बट उतना टच किया जिससे आपको समझ में भी आ जाए, इसमें कोई हार्म ना हो। फिर से देखो, तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, व्हीकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? द पाथ फॉलोड बाय द फ्रंट एक्सल एंड द रेयर एक्सल विल बी सेम। एग्री करते हो? बोलो भाई। स्ट्रेट पाथ के केस में पाथ फॉलोड बाय द फ्रंट एक्सल एंड द रेयर एक्सल विल बी सेम। अरे हाँ या ना? लेकिन ऐसे सेम हालात आपको नहीं देखने को मिलेंगे जब आपका व्हीकल एक कर्व पाथ में मूव करेगा। चलो दिखाते हैं। तो ये स्ट्रेट पोर्शन है, चलो तो पहले स्ट्रेट में मूव कराते हैं। ये देखो स्ट्रेट मूव किया, और जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा वहीं से कर्व स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से कर्व स्टार्ट हो जाएगा। अगेन फिर से, चलो पहले एक बार अलग से समझ लो। तो देखो, जब व्हीकल हमारा कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो आई होप यू कैन सी दिस गैप। ये गैप आप देख पा रहे हो, स्ट्रेट वाले पोर्शन तक नहीं, जैसे ही कर्व में मूव करना स्टार्ट किया, तो आपको फ्रंट पाथ, फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल के पाथ में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जनरली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि रेयर एक्सल जो है वो कर्व के आउटर साइड में मूव कर रहा है। ये जो रेयर एक्सल फ्रंट एक्सल के पाथ से डेविएट हो रहा है बेटा, इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द ऑफ ट्रैकिंग ऑफ द रेयर एक्सल, एंड दिस विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ कर्व। जो ऑफ ट्रैकिंग आपको देखने को मिल रही, जो ऑफ ट्रैकिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रेयर एक्सल की, वो आपको देखने को मिलेगा कर्व पाथ के केस में। तो इसका मतलब क्या है?
और ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द मैकेनिकल रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। हमारे इस व्हीकल का जो व्हील बेस है वो रिजिड है। फ्लेक्सिबल होता तो ऑफ ट्रैकिंग में ही नहीं होती। तो ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस देयर विल बी द ऑफ ट्रैकिंग व्हेन द व्हीकल विल मूव ऑन द कर्व पाथ। तो तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे ही इस रोड पे कर्व स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही इस रोड पे कर्व स्टार्ट हो रहा है, इस पूरे कर्व वाले पोर्शन पे हम अपनी विड्थ को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। What we are doing, we are increasing the width of the road. What we are doing, we are increasing the width of the road for the curve path only. तो इस विड्थ को इंक्रीज करने का एक रीजन था रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। ठीक है, और भी एक रीजन है, उसको भी समझ लो। जब कभी भी हमारा व्हीकल कर्व पाथ में मूव करता, आप ही अपने आप को विजुअलाइज करके बताओ। मान लो आप एक कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं, लेट्स से यू आर मूविंग ऑन दिस कर्व पाथ, व्हाट विल बी योर टेंडेंसी? एज ए ड्राइवर आप खुद अपने आप को यहां पर एज्यूम करिए और मुझे बताइए कि जब आप इस कर्व पाथ में मूव करेंगे तो आप किधर चलना पसंद करेंगे? दीज आर द एजेस ऑफ द रोड। विल यू प्रेफर टू मूव ऑन द एजेस ऑफ दिस रोड ऑन दिस कर्व? क्या आप एजेस में, साइड्स में चलना प्रेफर करेंगे कर्व के केस में? एक जनरल टेंडेंसी क्या है, एक ड्राइवर की जनरल टेंडेंसी क्या है जो कि कर्व पाथ में मूव कर रहा है? एक ड्राइवर की जनरल साइकोलॉजी क्या है जब वो एक कर्व पाथ में मूव करेगा? व्हाट इज द जनरल साइकोलॉजी? तो बेटा एक ये जनरल साइकोलॉजी होती है हमारे ड्राइवर की कि जबकि आप इस कर्व पे कहीं पे भी मूव करिए आप सेफ हैं, क्योंकि ये कर्व हम लोगों ने प्रॉपरली डिजाइन किया है। कर्व के केस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा था, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर सुपर एलिवेशन डिजाइन किया है। वी हैव डिजाइन दिस कर्व प्रॉपरली, बट स्टिल जो हमारा यूजर है वो क्या चाहेगा? वो इन एजेस से ज्यादा गैप मेंटेन करके मूव करना चाहेगा। द ड्राइवर विल ट्राई टू मेंटेन द मोर साइड गैप। वो इस पाथ को फॉलो करना प्रेफर करेगा, वो एजेस की तरफ नहीं जाएगा। इट इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर। ड्राइवर को ऐसा लगता है कि अगर वो एजेस में मूव करेगा तो शायद वो कम सेफ है। तो वी कैन से इट इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर दैट द ड्राइवर विल ट्राई टू मूव मेंटेन द मोर साइड गैप जब वो कर्व में मूव करेगा। तो यार एक बात बताओ, अगर सभी के सभी ड्राइवर और सभी के सभी व्हीकल ज्यादा से ज्यादा साइड गैप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब वो एजेस वाले पोर्शन को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ऐसे केस में ये बेटर रहेगा कि हम विड्थ ऑफ कैरिज वे को इंक्रीज कर दें? इन द केस ऑफ कर्व, कर्व रोड जो है हमारी, वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा विड्थ ही प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो पोर्शन आप नहीं यूज कर रहे हैं उसके बाद भी जो विड्थ बचे वो हमारे जो एक्चुअल कैरिज वे की विड्थ है उसके बराबर हो। ऐसा करने से हम अपने रोड की ट्रैफिक के मूवमेंट की इफिशियंसी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो दीज आर द टू मेन रीजंस। इसके अलावा भी रीजंस हैं, बट दी वी कैन से दीज आर द टू मेन रीजंस जिसकी वजह से हमें कर्व में एक्स्ट्रा विड्थ की जरूरत पड़ती है। समराइज कर देता हूं। पहला रीजन था ड्यू टू द ऑफ ट्रैकिंग, और ऑफ ट्रैकिंग क्यों हो रही थी? ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। ऐसी जो इसके लिए जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड थी उसको हम लोग रिफर करते हैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इसके लिए बेटा हम लोग टर्म यूज करने वाले हैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। फॉर दैट वी विल यूज द टर्म मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। और ये जो मैंने गेम आपको बताया, दूसरा रीजन बताया, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग।
So there are the two main reasons for which the extra width is required in the carriageway in the case of the horizontal curve. One is due to the mechanical rigidity of the wheelbase and another is due to the psychological tendency of the driver. दोनों रीजन समझ में आ गए हो तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो. If the entire discussion till now is clear to everyone, please confirm in the chat box. यहां तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर हैं तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा. और यहां तक अगर कुछ समझने में डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अपने डाउट एंड क्वेरी को. यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. चलिए डन है, बहुत बढ़िया. तो अब समझते. तो आपने बोला टू टेक केयर ऑफ द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस. अब ये सभी टर्म आपको समझ में आने वाले हैं. टू काउंटरैक्ट द ट्रांसफर्स स्किडिंग ऑफ द व्हीकल, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी. विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करने से, अभी इस पे भी बात कर लेंगे. क्योंकि जब आप विड्थ ज्यादा इंक्रीज करते हैं कर्व के केस में, उससे आपकी विजिबिलिटी, साइट डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज कर जाती है. तो फॉर दैट वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. और ये जो मैंने आपको दूसरा रीजन बताया, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी थी आपके ड्राइवर की, जो ज्यादा से ज्यादा गैप मेंटेन करके मूव करना चाह रहे थे इन द केस ऑफ द कर्व, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है. अब देखो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WE इन मीटर, तो दैट इज ड्यू टू द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग. और जब नंबर ऑफ लेन्स 2 से ज्यादा हैं, व्हेन द नंबर ऑफ लेन्स विल बी ग्रेटर देन 2, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. यस, सो समझना जरा ध्यान से. मैकेनिकल यहां पर मैं लिख देता हूं, अदरवाइज यू विल बी गेट कंफ्यूज. तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बराबर होती है. यही मेन दो रीजन थे जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा विड्थ की जरूरत थी. मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है NL² / 2R और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग V/9.5 √R. तो एज पर IRC की अगर बात करें, एज पर IRC यू कैन कैलकुलेट द टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिसको हम समझ लेंगे. ये L² / 2R बेटा कुछ और नहीं है, यही है ऑफ ट्रैकिंग. तो अगर कल को कोई मुझसे पूछे कि कर्व के केस में रेयर एक्सल कितना डेविएट हो रहा है फ्रंट एक्सल के पाथ से, तो द आंसर इज गोइंग टू बी L² / 2R. जरा नोटेशन समझते हैं. WE क्या है? टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग. टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन मीटर. N is the number of lanes. N is the number of lanes. L is the length of wheelbase. L is the length of the wheelbase of the vehicle. और पहले भी इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं. एज पर IRC लेंथ ऑफ द व्हील बेस की जो वैल्यू होती दैट विल बी इक्वल टू 6.1 और यू कैन ऑल्सो कंसीडर एज द 6 मीटर इन द एब्सेंस ऑफ डेटा. अगर कोई डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया है तो IRC के अकॉर्डिंग आप लेंथ ऑफ व्हील बेस को एज्यूम भी कर सकते हैं. R इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर. R इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर हो गया. V है तुम्हारी स्पीड, और ध्यान देने वाली बात है वो है इसका यूनिट. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. यू नीड टू टेक केयर. यहां पर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा. और अगेन R इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द टोटल. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड इन मीटर. तो ये पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है. और नोटेशंस भी नोट कर लीजिएगा.
यस बेटा, नोट कर लिया सभी ने। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन मीटर। डन। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? चलिए आओ जरा सवाल खेलते हैं। चलो तो और भी बात कर लेते हैं। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। देयर आर सम जनरल गाइडलाइंस रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। और वो गाइडलाइन क्या है? जैसे अगर आपके कर्व की रेडियस 300 मीटर से ज्यादा है, जाहिर सी बात है रेडियस जितनी ज्यादा होगी कर्वेचर उतना कम होगा। इफ द रेडियस विल बी मोर, अगर रेडियस कर्व की ज्यादा है तो कर्वेचर विल बी लेस। यस और नो? इफ द रेडियस इज मोर द कर्वेचर विल बी लेस। तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कर्व पाथ में है, ना कि स्ट्रेट पाथ में। जितना ज्यादा कर्वेचर उतना ज्यादा एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट। तो आईआरसी ने एक जनरल गाइडलाइन क्या बोली कि अगर आपके कर्व की रेडियस 300 मीटर से ज्यादा है तो वहां पर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्वेचर कम होने वाला है। अगर रेडियस आपके कर्व की 50 से 300 मीटर तक की रेंज में वेरी कर रही है, इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज वेरिंग फ्रॉम 50 टू 300 मीटर, तो उस केस में एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड है, आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग को हाफ हाफ इक्वल दोनों साइड प्रोवाइड कर दीजिए। मतलब हाफ विड्थ को आप इंक्रीज कर दीजिए ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व, और हाफ विड्थ को आप इंक्रीज कर दीजिए ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। ठीक है? द हाफ विड्थ टोटल, लेट द टोटल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज डब्ल्यू ई। तो प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE/2 ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व एंड प्रोवाइड WE/2 एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज लेस देन 50 मीटर, अगर आपके कर्व की रेडियस 50 मीटर से कम है, इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज लेस देन 50 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बहुत ज्यादा कर्वेचर के कर्व की बात कर रहे हो। और ऐसे जो कर्व होते हैं जनरली वो आपको देखने को मिलते हैं हिली एरिया में। इन द दीज टाइप ऑफ द कर्व स्पेशली यू विल फाइंड इन द केस ऑफ हिली एरिया। इतने कम रेडियस के जो कर्व होते हैं। अब पहाड़ों में पहाड़ को काट काट कर रोड बनाते हैं, आपको भी पता है। तो जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक पहाड़ था, इसको कट करके आपको यहां से एक रोड ले जानी, समथिंग लाइक दिस, तो फॉर दिस वी नीड टू कट दिस पोर्शन ऑफ द हिल। यस और नो? तो क्या करते हैं? प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हिली रीजन में पहाड़ की कटिंग करना हमारे लिए इजी कंसर्न है, रेदर कि हम आउटर साइड पे फिलिंग करें। समझ पा रहे हो? तो फॉर एग्जांपल अगर एक कर्व रोड है, दिस इज योर हिल, और यहां से एक आप रोड ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस पोर्शन को कट करना आसान है। बट यहां जो खाई, ये खाली जगह है, उसकी फिलिंग हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो एक तो कंस्ट्रक्शन बेनिफिट आपको मिलता है, और दूसरा एडवांटेज क्या है? जब आप इनर साइड पे पूरी की पूरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है? विड्थ इंक्रीज होने की वजह से साइड डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, एज यू आर प्रोवाइडिंग द इंटायर एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। तो स्पेशली अगर हिली रीजन की बात करें, हिली एरिया की बात करें, तो हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि जहां पर भी इतने कम रेडियस के या इतने ज्यादा कर्वेचर के कर्व हैं, इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड द इंटायर एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। ये आईआरसी की गाइडलाइन है। तो एक बार समराइज कर देते हैं। अगर रेडियस 300 मीटर से ज्यादा है तो नो नीड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन दैट सिचुएशन। अगर रेडियस आपकी 50 से 300 मीटर के रेंज में वेरी कर रही है तो दोनों साइड इक्वल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर दीजिए, हाफ हाफ। और अगर रेडियस 50 मीटर से कम है तो उस केस में वी कैन प्रोवाइड द इंटायर एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन द केस ऑफ हिली रीजन, जैसा मैंने मेंशन किया, ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। क्लियर है बेटा? तो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। और ये रहा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और दोनों ही आपके गेट के प्रॉब्लम है।
तो दोनों ही क्वेश्चन के लिए बेटा आपको मिलने वाला है 2-2 मिनट का टाइम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो टेक 3 मिनट टाइम, 3 मिनट टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। तो एवरीवन ट्राई टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडिंग, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है एक्स्ट्रा वाइडिंग के कंसेप्ट, उनको अप्लाई करिए। यस बेटा, हैव यू गॉट द आंसर? आया आंसर किसी का? ये गेट का बेटा 2 मार्क का प्रॉब्लम है। दिस इज योर गेट 2 मार्क प्रॉब्लम। आंसर अगर आ गया हो तो चैट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी गुड। तो पृथ्वीराज का आंसर आ गया है, विवेक का आंसर आ गया है, और एहसान का आंसर आ गया, और सबसे अच्छी बात है सेम आंसर आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आंसर आप लोगों ने निकाला है वो सही है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बोला गया द डिजाइन स्पीड इज गिवन एज 80 kmph, लेंथ ऑफ द व्हील बेस इज गिवन एज 6.6 मीटर। एक हॉरिजेंटल कर्व है जहां पर ऑफ ट्रैकिंग जो मेजर की है आपने, तो ऑफ ट्रैकिंग होती है L²/2R। ये जो आपने मेजर की है वो बोल रहा 0.096 मीटर है। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड आपको फाइंड आउट करनी है। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिजाइन स्पीड, अच्छा 2 लेन, n की वैल्यू दे रखी गई है 2। नंबर ऑफ लेन्स आर गिवन टू यू एज 2। सिंपल सा प्रॉब्लम। तो वी नो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी इक्वल टू NL²/2R प्लस V/9.5 √R। अब मुद्दा ये है कि R की वैल्यू नहीं पता है।
ये जो कर्व आपको प्रोवाइड किया गया है, इस कर्व की रेडियस क्या होगी ये नहीं पता है। कोई बात नहीं, ये पता आपको 6.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r विल बी इक्वल टू 0.096। तो क्या यहां से हम लोग रेडियस ऑफ कर्व निकाल सकते हैं? बोलो भाई। तो यार ये 226.875 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द कर्व। ये रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोवाइडेड ऑफ ट्रैकिंग, जो ऑफ ट्रैकिंग आपको प्रोवाइड की गई है। तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी इक्वल टू 2 × 0.096 प्लस स्पीड दे रखी गई है 80 डिवाइड बाई 9.5 अंडर रूट आर, अभी आपने कैलकुलेट किया है 226.875। और आई थिंक बिल्कुल आपका आंसर सही है, ये आएगा 0.75 मीटर। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो आएगी आफ्टर द कैलकुलेशन, दैट विल बी 0.751, आई गेस 0.751 मीटर। सिंपल सा प्रॉब्लम था रिलेटेड टू द ऑफ ट्रैकिंग, यस और नो। ऑफ ट्रैकिंग का यहाँ पर यूज करके एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग का बढ़िया सा सवाल आप लोगों ने सॉल्व किया, और ये गेट में 2 मार्क का प्रॉब्लम है। कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी को? बोलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी टू एनीवन बेटा? कहीं पे भी एप्लीकेशन में जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े उसको अप्लाई करने में किसी को कोई दिक्कत? सभी लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आई होप। हाँ, तो केवल सॉल्यूशन का आप वेट नहीं कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में प्रोवाइड किए जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, आप सभी उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, यही मेरी उम्मीद है। ठीक है भाई, और कर लिया जाए एक सवाल। एक सवाल और ट्राई करोगे, वो भी गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम है। गेट 2 मार्क प्रॉब्लम, चलो। दिस इज योर गेट 2 मार्क प्रॉब्लम, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग द ईयर वॉज 2016। गेट का ये 2016 का सवाल है। समय शुरू होता है आपका 3 मिनट अब।
Take one more minute. Take one more minute for this question. यस, तो आई होप सभी का आंसर आ गया है। आई होप सभी लोगों ने आंसर निकाल लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सॉल्व करके निकाला है या ऑप्शन अप्रोच से निकाला है? हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपने वैल्यूज को कैलकुलेट किया है या फिर यू हैव यूज द ऑप्शन अप्रोच? क्योंकि दोनों ही अप्रोच से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द ऑप्शन अप्रोच टू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कर ली जाए बातचीत। बोलिए भाई। हाफ हाफ, चलो देखो मैं बता देता हूं। बोला गया 2 लेन की रोड है, एक 2 लेन की रोड है। यहां पर बोला गया वन वे ट्रैफिक है। रेडियस जो दे रखी गई है रोड की वो दे रखी गई कर्व की 50 मीटर। यहां पर जो लॉरीज चल रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, उनका जो व्हील बेस दिया गया है वो 5 मीटर का दिया गया है। स्पीड जो है लॉरी की वो 60 kmph से 80 kmph की रेंज में है। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो 60 वाले व्हीकल के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं WME60 और WPS60। फॉर द 60 kmph व्हीकल वी आर ठीक है, बहुत बढ़िया। सबने अपनी अपनी अप्रोच लगाई और अभी हम लोग क्या कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट WME60 एंड WPS60 एज साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और 80 kmph के लिए बोल लो आप WME80 और WPS80। तो दीज आर द नोटेशन दैट वी आर यूजिंग, जो रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए। दीज आर द नोटेशंस दैट यू आर यूजिंग। ठीक है भाई। तो पूछा गया है इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, किसका करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, यहीं पर लिखता हूं। तो बोला गया व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस WME60, WPS60, WME80 और WPS80। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? यार देखो, कंसेप्चुअली भी मुझे पता है, फॉर्मूले से भी मुझे पता है कि साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग will depend upon the speed। भाई जिस व्हीकल की स्पीड कम होगी वो कम साइड गैप भी मेंटेन रखेगा तो सेफ फील करेगा। जिस व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा से ज्यादा साइड गैप मेंटेन करना चाहेगा। तो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो तो स्पीड पे डिपेंड कर रही है। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती NL² अपॉन 2R। दोनों ही स्पीड के लिए रेडियस ऑफ द कर्व सेम है। दोनों ही स्पीड के लिए नंबर ऑफ लेन्स की वैल्यू भी सेम है। दोनों ही स्पीड के व्हीकल के लिए लेंथ ऑफ द व्हील बेस भी सेम है। मतलब मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए जो जो टर्म रिक्वायर्ड है N, L और R, all these terms are same for both 60 kmph vehicle and 80 kmph vehicle।
और जब ये सभी वैल्यूज, इनकी सभी टर्म की वैल्यूज सेम होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन दोनों व्हीकल के लिए सेम होगा? मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी सेम फॉर बोथ द स्पीड व्हीकल, फॉर 60 kmph व्हीकल एंड 80 kmph व्हीकल। बात करते हैं अगर साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, तो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी किस व्हीकल के लिए? जिस व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है। तो WPS 80 विल बी मोर एज कंपेयर टू द WPS 60। WPS 80 विल बी मोर एज कंपेयर टू द WPS 60, ये भी बोल सकते हैं। तो मतलब पहला और थर्ड वैल्यू शुड बी सेम एंड फोर्थ वैल्यू शुड बी मोर एज कंपेयर टू द सेकेंड वैल्यू। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसकी पहली और तीसरी वैल्यू तो सेम है। तो पहली और तीसरी वैल्यू सेम मिल रही यहां पे। फोर्थ वैल्यू शुड बी मोर एज कंपेयर टू द सेकेंड वैल्यू। बी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज इफ यू आर फैमिलियर विद ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अगर आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग के सभी कंसेप्ट पता हैं तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये गेट का आपका 2 मार्क का प्रॉब्लम है और आई होप डिस्कशन सभी को क्लियर है। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। बोलिए बेटा। अरे बोलो भाई, कहानी क्लियर है? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन। एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जो जो बातचीत हमें करनी थी वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड दैट इज द सेटबैक डिस्टेंस। अब इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जरा समझो। सेटबैक डिस्टेंस बोल दो या फिर इसी को आप बोल सकते हैं क्लियरेंस। क्या होता भी समझेंगे। तो इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। एक एक का बात को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपने कोई एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया है, जरा ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हॉरिजॉन्टल कर्व दैट वी हैव प्रोवाइडेड। This is the horizontal curve that we have provided. Listen carefully बेटा। तो obviously this is going to be the outer edge of the या outer side of the curve and this is going to be the inner side of the curve. अब जरा समझो जरा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं बोलूं कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो भी व्हीकल हमारे यहां पर मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये दोनों व्हीकल एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन द व्हीकल विल नॉट एबल टू सी ईच अदर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो नहीं देख पाएंगे। ये आपके एक हॉरिजॉन्टल कर्व और यहां पर एक आपने बिल्डिंग बना रखी है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन से तो नहीं देख पाएंगे। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि अब वो आगे यहां पर ये एक व्हीकल आ गया और ये दूसरा व्हीकल यहां पर आ गया। नाउ दे कैन साइड, तो दिस इज गोइंग टू बी द साइड डिस्टेंस। ये इन दोनों के बीच की साइड डिस्टेंस हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द साइड डिस्टेंस, यस और नो। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन लाइन है इसको हम रोड से कितना दूर रखें, कितना क्लियरेंस प्रोवाइड करें जिससे हमारी साइड डिस्टेंस कर्व के केस में अफेक्ट ना हो, इसी बात को हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस या फिर क्लियरेंस डिस्टेंस। क्लियर हुई ये बात? कहां से मेजर कर रहे हैं? वी आर डिफाइनिंग द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द लाइन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व।
आउटर साइड ऑफ कर्व वाले पोर्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्व के बिल्कुल आउटर एज के बगल में बिल्डिंग बना दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनर साइड में कोई आपने ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया तो वो क्या करने वाला है, वो अफेक्ट करेगा आपके रोड पे साइड डिस्टेंस को और विजिबिलिटी को। और आपको पता है कि अगर विजिबिलिटी अफेक्ट होगी तो फिर जितने भी आपके ट्रैफिक के मूवमेंट थे वो अफेक्ट होंगे। इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर सेफ्टी, ये सेफ्टी को अफेक्ट कर देगा। क्लियर है बेटा? तो व्हाट शुड बी द अप्रोच? तो भैया जब कभी भी हम रोड बनाए तो फॉर एग्जांपल ये कोई आपने कर्व रोड प्रोवाइड किया है, अब मान लो ये कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक आपने बनाया है, तो ऑब्वियसली यू कैन से कि सर दिस इज गोइंग टू बी द इफ द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, तो अब आप बोल सकते हैं सर दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। यस, और अगर ये रोड का सेंटर है तो दिस डिस्टेंस वी आर डिफाइनिंग एज द सेटबैक डिस्टेंस। और इस सेटबैक डिस्टेंस को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। दिस सेटबैक डिस्टेंस वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द नोटेशन दैट इज m। क्लियर हुई ये बात? तो दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और लाइन ऑफ साइट आप बोल सकते हैं। इस लाइन ऑफ साइट से बगल में किनारे दूर होना चाहिए आपका ऑब्स्ट्रक्शन। एंड वी आर डिफाइनिंग, वी आर मेजरिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व, ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। क्या होता है सेटबैक डिस्टेंस एंड हाउ वी आर डिफाइनिंग द सेटबैक डिस्टेंस इज क्लियर टू एवरीवन? ये बात सभी को क्लियर है बेटा? हाउ वी आर डिफाइनिंग द सेटबैक डिस्टेंस, और इस प्रॉपर क्लियरेंस को प्रोवाइड करने की जरूरत क्या है, ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। इफ देयर विल बी नो सेटबैक, प्रॉपर सेटबैक डिस्टेंस और द क्लियरेंस, तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द साइड डिस्टेंस ऑन द रोड। ये आपकी रोड पर साइड डिस्टेंस को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब मुद्दा आता है इसकी डिजाइनिंग का। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना एक बात को। दो केस हैं, जिसमें से एक केस जो हम लोग यहां पर अभी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे केस के बारे में भी बातचीत करेंगे बट रिलेटिवली कम बातचीत करेंगे। सर उसका रीजन क्या है? क्योंकि दूसरे केस की डिजाइनिंग में आपने कुछ एजम्पशंस यूज कर रखे हैं और जो वो एजम्पशंस प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज द केस 1, और उसके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। तो क्या है केस 1? देखिए केस 1 है व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, जरा समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये कर्व प्रोवाइड किया है ए और बी पॉइंट के बीच में, दिस इज द कर्व दैट यू हैव प्रोवाइडेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, ये व्हीकल यहां से दूसरे व्हीकल को इसी लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के जब बाहर होगा तब देख पाएगा। तो बेटा हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब ये व्हीकल एक दूसरे को देख लेंगे तो रोड पर इसी डिस्टेंस को तो हम लोग साइड डिस्टेंस बोलेंगे। तो क्या इस कंडीशन को आप रिलेट कर पा रहे हैं? व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, यस और नो? इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि लेंथ ऑफ कर्व जो हो वो लेस देन साइड डिस्टेंस हो, दैट विल बी द अनदर केस। और ये साइड डिस्टेंस आपकी SSD हो सकती है, ये साइड डिस्टेंस आपकी OSD हो सकती है, ये साइड डिस्टेंस आपकी कोई भी साइड डिस्टेंस हो सकती है। जैसा कि मैं इस डायग्राम में देख पा रहा हूं, अभी तक मैंने एक ही कंडीशन एक्सप्लेन की है। जब ये व्हीकल P मान लो फॉर एग्जांपल व्हीकल Q को देख पा रहा है, तो रोड पे ये जो कर्व डिस्टेंस होगी इसको आपने बोला साइड डिस्टेंस। दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। So as you can verify the length of curve will be AB
एंड द साइड डिस्टेंस विल बी पी क्यू। तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पर मुझे दिख रहा है ए बी जो है वो पी क्यू से ज्यादा है। मुझे इस डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है ए बी जो है वो इस पी क्यू से क्या है, ज्यादा है। ए वी विल बी ग्रेटर देन पी क्यू। तो ये कंडीशन तो साफ वेरीफाई हो गई कि व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, उस केस में क्या सिचुएशन होगी। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आपका लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, तो रोड आपकी सिंगल लेन भी हो सकती है और रोड आपकी मल्टी लेन भी हो सकती है। यस और नो? रोड आपकी सिंगल लेन भी हो सकती है, रोड आपकी मल्टी लेन भी हो सकती है। 2 लेन की रोड हो सकती है कर्व रोड, 3 लेन की रोड हो सकती है, 4 लेन की रोड हो सकती है। तो अब इसी केस के दोनों पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या बोला, केस जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बोला केस 1 में मैं बात करो व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, और इसमें भी मैं पहली बात कर रहा हूं जब रोड हमारी जो है वो सिंगल लेन की है, व्हेन द रोड इज हैविंग द सिंगल लेन ओनली। तो जरा इस सिचुएशन को समझिए। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक कर्व। चलो, तो ये कर्व हो गया। फॉर एग्जांपल एक कर्व स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से और एक कर्व एंड हो रहा है बी पॉइंट पे। क्योंकि मैं बोल रहा हूं लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, तो मैंने ये आपकी हो गई फॉर एग्जांपल। चलो यहां से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपकी लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस, डॉटेड डिस्टेंस ऑन द रोड आई कैन रिप्रेजेंट एज द साइड डिस्टेंस। क्या मैं इसको साइड डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? और ये रोड जो मैंने अभी बनाई है बेटा, ये रोड जो है वो सिंगल लेन की रोड है। दिस रोड इज हैविंग द सिंगल लेन। तो अगर इस कर्व की आपको रेडियस डिफाइन करनी है, तो रेडियस वी कैन डिफाइन फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। तो इस कर्व की रेडियस को मैं रोड की सेंटर लाइन से डिफाइन कर सकता हूं इन दिस वे। यस और नो? कैन आई डिफाइन लाइक दिस? कैन आई डिफाइन द रेडियस ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड? तो ऑब्वियसली ये भी तो रेडियस ही होगी, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी तो रेडियस ही होगी कर्व की। यस और नो? तो दिस डिस्टेंस वी आर सेइंग इज गोइंग टू बी द सेटबैक डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आपने बोला है सेटबैक डिस्टेंस। तो चलो इसके नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए था, ये बी था, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये पॉइंट आर हो गया और ये पॉइंट हो गया एस। अब सही है, सभी नोटेशंस ध्यान से देख लो। तो रोड के इनर साइड में सेंटर लाइन से लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तक की जो दूरी है, उसी डिस्टेंस को आपने बोला है सेटबैक डिस्टेंस या फिर क्लियरेंस डिस्टेंस। अब इस डायग्राम में जरा अपनी नजरें बना के रखना, मुझे निकालना है इस सेटबैक डिस्टेंस m को, जो कि कुछ और नहीं है, वो RS के बराबर है। रेफर द डायग्राम। बेटा एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी, और अगर सारे पॉइंट को ध्यान से आप रिलेट कर पाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जियोमेट्री खेल रहे हैं हम लोग। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर ये जो RS डिस्टेंस है यही हमारी सेटबैक डिस्टेंस m के बराबर है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं ये जो डिस्टेंस होगी वो OR माइनस OS के बराबर होगी। लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा बाई 2। ये एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो गया और ये एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं सेटबैक डिस्टेंस जो होगी वो RS होगी और OR माइनस OS के बराबर होगी। बोलो बेटा, क्या मुझे कोई OR की वैल्यू बता सकता है डायग्राम को देखकर? टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OR। OR डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम दिस डायग्राम? What will be the value of OR from this diagram?
क्या इस डायग्राम की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि ओ आर डिस्टेंस कितनी होगी? अरे मेरे लाल ध्यान से देखो, ओ आर बोल दो, ओ पी बोल दो, ओ क्यू बोल दो, ओ ए बोल दो, ओ बी बोल दो, ये कुछ और नहीं है, ये रेडियस ऑफ द कर्व ही तो हैं। ये रेडियस ऑफ द कर्व ही तो हैं। अब जरा ध्यान से समझो, अगर ये डिस्टेंस आर है, अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 है, तो कैन आई टेक दिस कंपोनेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 2? क्या इस डिस्टेंस को मैं आर कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकता हूं? बोलो। तो भैया यहां से मैं देख पा रहा हूं ओ एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो आर कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। तो अब मुझे ओ आर भी पता है और ओ एस भी पता है, तो अब मैं आसानी से लिख सकता हूं एम जो होगा वो ओ आर माइनस ओ एस के बराबर होगा, वो आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2 के बराबर होगा। तो जब रोड हमारी सिंगल लेन है, जब रोड हमारी सिंगल लेन है, तो सेटबैक डिस्टेंस जो होगी वो आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2 होगी। अब मुद्दा ये आता है कि ये अल्फा बाई 2 कैसे निकालें? तो भैया हमें पता है रेडियस इनटू दिस एंगल विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ बाई 2। तो रेडियस आर, एंगल अल्फा बाई 2, टोटल आर्क है साइड डिस्टेंस बाई 2। साइड डिस्टेंस को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट कर दूं, तो अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू एस अपॉन 2 आर इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री रेडियन। तो अगर मैं यहां से अल्फा बाई 2 की वैल्यू को निकालकर यहां पर पुट कर दूं और कितने रेडियस का कर्व आपको प्रोवाइड करना है, तो क्या इस केस के लिए मैं सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं? एंड फॉर द सिंगल लेन रोड व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, जब आपके कर्व की लेंथ साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, उस केस में द सेटबैक डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? तो आपने बोला था कि सर इनर लेन के सेंटर से सेटबैक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब क्योंकि ये बेटा रोड ही हमारी सिंगल लेन है, तो जब एक ही लेन की रोड है, तो वही इनर लेन, वही आउटर लेन। यस और नो? व्हेन द रोड इज हैविंग द वन लेन ओनली, तो इसी लेन को वी कैन कंसीडर एज द सेंटर लेन। इसी लेन को वी कैन कंसीडर एज द इनर लेन ऑफ द रोड। यस और नो? अरे भाई, इनर और आउटर का तो गेम तब होगा जब हमारी रोड मल्टी लेन होगी। सिंगल लेन की के रोड के केस में जो भी लेन है वही आपकी इनर लेन है। तो इनर लेन के सेंटर से लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तक की जो डिस्टेंस थी उसको आपने बोला सेटबैक डिस्टेंस। और सिंगल लेन रोड के लिए सेटबैक डिस्टेंस जो होगी विल बी इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। और मैं तो चाहूंगा इस डायग्राम को नोट कर भी कर लीजिए, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, देन वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द केस 2।
बोलिए बेटा, क्लियर है पॉइंट सभी को? तो जब रोड आपकी सिंगल लेन की है, उस केस में हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेटबैक डिस्टेंस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपने लिखा r इंटू अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई टू। तो अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई टू आर इंटू 180 अपॉन पाई। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द अल्फा बाई टू, एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड इफ वी नो द एंगल एंड द रेडियस ऑफ द कर्व, अगर हमें एंगल और रेडियस ऑफ कर्व पता है तो वी कैन कैलकुलेट द सेटबैक डिस्टेंस। सिंगल लेन रोड के लिए इस केस में कैसे सेटबैक डिस्टेंस निकाली गई है, ये पॉइंट अगर सभी को क्लियर है तो फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव कर सकते हैं, अगले केस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अरे बताओ भाई, विवेक, एहसान, ये कहानी क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब अगला केस समझते हैं, और भी इंटरेस्टिंग केस है। तो अगला केस आपने क्या बोला, जब अब हमारी दो लेन है या मल्टी लेन है। मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को आपको दोबारा बनाकर समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सारी चीजों को रिलेट कर पाएं। और देखो, तो केस अभी भी वही है, लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। बट अब जो रोड है हमारी वो टू लेन की रोड है। लो देखो, तो ये मैंने एक बनाई टू लेन की रोड। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टू लेन रोड। तो चलो इस डॉटेड लाइन से मैं क्या कर देता हूं, इस डॉटेड लाइन से मैंने इसकी लेन डिफाइन कर दी। ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। कोई तुम्हें समस्या ना हो इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, L1 क्या हो गई, आउटर लेन, और L2 क्या हो गया, इनर लेन। L1 is the outer lane of the road and L2 is the inner lane of the road। चलिए साहब, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। तो यहां कहीं हम व्हीकल को एज्यूम कर लेते हैं, और इनर साइड ऑन द इनर लेन पे हमें पूरी बातचीत करनी है। तो इन दिस वे वी हैव एज्यूम द व्हीकल, लेट्स से। तो ये लो, यहां पे इनर लेन के सेंटर में मैंने क्या कर दिया, इनर लेन के सेंटर पे ये व्हीकल एज्यूम कर लिया। तो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट दिस इज गोइंग टू बी साइड डिस्टेंस, यस और नो? बोलो भाई, इनर लेन के सेंटर से लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तक की जो डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं सेट बैक डिस्टेंस m। उस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं सेट बैक डिस्टेंस m। क्लियर है? बोलो भाई। अभी तक इस डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया हाउ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। ये कंडीशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। और दो लेन की रोड में इनर लेन के सेंटर से जो लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वहां तक आप मेजर कर रहे हैं सेटबैक डिस्टेंस को या क्लियरेंस डिस्टेंस को, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर एक कर्व है तो इस कर्व की रेडियस होगी, इस रोड की रेडियस होगी। और बेटा ये मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, किसी भी रोड की जो रेडियस होती है वो ना ही हम लोग इनर एज से मेजर करते हैं और ना ही आउटर एज से मेजर करते हैं। ऑलवेज वी विल मेजर द रेडियस ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। रोड के सेंटर लाइन से हम किसी भी कर्व की रेडियस को डिफाइन करेंगे।
तो अगर मैं बोलूं क्या यहां पर आप रोड की सेंटर लाइन को लोकेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। दिस वाइट लाइन इज गोइंग टू बी द सेंटर लाइन ऑफ रोड। ये इस रोड की सेंटर लाइन है, यस और नो? दिस वाइट डॉटेड लाइन, दिस वाइट डॉटेड लाइन इज द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। इसका मतलब क्या होगा? चलो डायग्राम बना ही देता हूं मैं कंप्लीट। तो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन वेट, so let's say somewhere here we are considering the center, so this distance is going to be the radius of the curve। जरा ध्यान से समझिए बेटा, ये पॉइंट मैंने आपके लिए लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, और ये पॉइंट ले लिया सी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और ये पॉइंट ले लिया ओ, तो क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए, ओ बी और ओ सी कुछ और नहीं है, रेडियस ऑफ द कर्व है। देखो जरा, ओ ए, ओ बी, ओ सी आर नथिंग बट इट इज द रेडियस ऑफ द कर्व। टेल मी अगेन, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा बाई 2, दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा बाई 2। अब मैं 3 पॉइंट और लेता हूं, अलग कलर से लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, और ये पॉइंट हो गया R, और ये पॉइंट हो गया S। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं QS इज नथिंग बट इट इज द सेटबैक डिस्टेंस। यहां पर QS जो है, QS is nothing but it is the setback distance। Tell me, QS जो होगा वो setback distance होगा। बोलो बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं QS जो होगा वो OB। एक काम करते हुए एक यहां पे नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो मैं एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, AP बोल दो या फिर इसको BQ बोल दो या फिर इसको CR बोल दो। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल d से। ये AP डिस्टेंस बोल दो या BQ डिस्टेंस बोल दो या CR डिस्टेंस बोल दो, इसके लिए मैंने एक टर्म यूज कर लिया स्मॉल d। क्या है ये स्मॉल d? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द रोड and center line of inner lane। टर्म ध्यान से समझना, ये जो आपने d डिस्टेंस डिफाइन की है, ये जो आपने d डिस्टेंस डिफाइन की है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन। रोड की सेंटर लाइन और रोड की इनर लेन के सेंटर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ द नोटेशन स्मॉल d। ये नोटेशन सभी को क्लियर है बेटा? ऑल दीज नोटेशंस आर क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अगर यहां तक के नोटेशंस क्लियर हैं तो अब हम लोग कोशिश करते हैं सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की, और इसी स्लाइड में कैलकुलेट करेंगे सो दैट आप सारी चीजों को रिलेट कर पाएं डायग्राम की हेल्प से। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे ये नोटेशंस, जितने भी नोटेशंस मैंने मेंशन किए हैं, ऑल दीज नोटेशंस आर क्लियर टू एवरीवन? चलिए साहब, तो अब मुझे निकालनी सेटबैक डिस्टेंस और वो है QS के बराबर। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं लिख दूं दिस विल बी इक्वल टू OQ माइनस OS। ये सेटबैक डिस्टेंस जो होगी वो OQ माइनस OS के बराबर होगी। चेक करो सही लिखा है?
ये सेटबैक डिस्टेंस जो होगी वो ओ क्यू माइनस ओ एस के बराबर होगी। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द डायग्राम, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द डायग्राम। बोलो भाई, अगर सही लिखा है तो फिर आगे बातचीत करें, और अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो भी मुझे बता दो। कैन आई राइट दिस सेटबैक डिस्टेंस m विल बी इक्वल टू क्यू एस एंड इट विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एस? इट विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एस, यस और नो? सही लिखा है। चलिए, ओ क्यू को अगर मैं लिखना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं ओ क्यू विल बी इक्वल टू नथिंग बट आर माइनस डी। ओ क्यू विल बी नथिंग बट आर माइनस डी। ओ क्यू विल बी नथिंग बट आर माइनस डी। और अगर OS की मैं बात करूं तो फिर से मैं लिख सकता हूं OS जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। तो अब आई थिंक हम लोग अगली स्लाइड में चल सकते हैं, और यहां पर मैं लिख सकता हूं m विल बी इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2 is going to be the setback distance for the two lane road। अच्छा, अगर आपकी रोड जो है वो टू लेन है, तो टू लेन रोड के लिए क्या मुझे आप इस स्मॉल डी की वैल्यू बता सकते हैं? फॉर द टू लेन रोड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल डी? For the two lane road what will be the value of this small d? तो बेटा ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया है, ये एक्चुअल में टू लेन के लिए नहीं है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया मल्टी लेन रोड का। भाई, नंबर ऑफ लेन्स 2 है, नंबर ऑफ लेन्स 3 है, नंबर ऑफ लेन्स 4 हैं। इस बात से फर्क क्या पड़ेगा? इस बात से केवल डी की वैल्यू चेंज होगी ना। बोलो, तो देखो टू लेन रोड के लिए क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल ये एक टू लेन की रोड है, तो डी था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन एंड द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। तो टोटल विड्थ इसकी थी 7 मीटर, इसकी विड्थ हो गई 3.5 मीटर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी? 3.5 बाई 2। देख लो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी? दैट विल बी इक्वल टू 3.5 बाई 2। रोड अगर तुम्हारी 4 लेन की है, लो समझो, रोड अगर तुम्हारी 4 लेन की चलो 3 लेन ले लो, तो 3 लेन के लिए टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? 3.5 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 10.5 मीटर। इस कर्व की रेडियस आप मेजर करेंगे सेंटर से, सेंटर हो जाएगा 5.25 मीटर, यस और नो? तो यहां कहीं से सेंटर लाइन ऑफ द रोड विल पास, so this is going to be the center line of the road, और ये डिस्टेंस आपने बोली 5.25 मीटर है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस डी। क्लियर है बेटा? भैया 3 लेन की रोड है, रेडियस ऑलवेज वी विल मेजर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। तो नाउ कैन आई से फॉर एनी नंबर ऑफ लेन्स, किसी भी नंबर ऑफ लेन्स के लिए हम d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एनी नंबर ऑफ लेन्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द d, और वंस यू नो द वैल्यू ऑफ d, तो ये फॉर्मूला आपका वेट कर रहा है। बाकी कंसेप्ट वही है,
अल्फा बाई टू इंटू आर माइनस डी विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई टू। तो अल्फा बाई टू इस केस में हो जाएगा साइड डिस्टेंस बाई टू आर माइनस डी इंटू 180 अपॉन पाई, इंटू 180 अपॉन पाई। एंगल इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। सो बस ध्यान देने वाली बात यह है कि सेटबैक डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द इनर लेन सेंटर टू द लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी हमारी रोड है, जितने भी लेन की हमारी रोड है, उसके इनर लेन के सेंटर से जो लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है उस डिस्टेंस को हम लोग रिफर कर रहे हैं एज द सेटबैक डिस्टेंस और द क्लियरेंस डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस वी आर रेफरिंग एज द सेटबैक डिस्टेंस और द क्लियरेंस डिस्टेंस। और ये दोनों ही केस सिंगल लेन रोड के लिए और मल्टी लेन रोड के लिए आपने डिस्कस किए जब आपका लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। दूसरा केस भी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। जब लेंथ ऑफ कर्व जो है वो लेस देन साइड डिस्टेंस है तो दीज आर द फॉर्मूला दैट यू कैन अराइव। क्यों, बाकी मैंने डेरिवेशन भी प्रोवाइड कर रखा है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बेटा यहां पर एजम्पशंस इन्वॉल्व हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एजम्पशन आप क्या लेते हैं इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए कि यहां पर आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व एनालिटिकली ये कंडीशन पॉसिबल हो कि व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, तो इसको अचीव करने के लिए वॉट एवर कंडीशन वी विल टेक, वहां पर स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में ट्रांजिशन कर्व नहीं होगा। और जैसा मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। ऑलवेज वी विल प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर। तो ट्रांजिशन कर्व की डिटेल में क्या रिक्वायरमेंट थी ये ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो इसलिए दैट्स व्हाई दिस केस इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर चीजें क्या है प्रोवाइड कर दी हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा एज द होम असाइनमेंट रिलेटेड टू द सेटबैक डिस्टेंस। तो अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, ये भी समझ लो, लेंथ ऑफ कर्व और साइड डिस्टेंस की अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द एजम्पशन। हम कंडीशन एज्यूम कर लेंगे कि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। इन द एब्सेंस ऑफ द कंडीशन, अगर सवाल में कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है तो ऑलवेज वी कैन एज्यूम दैट लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया है उस केस को एज्यूम करके हम लोग डिस्कशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एंड दिस इज द होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में करोगे या अभी करोगे, जैसा बताओ। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। रीड दिस क्वेश्चन, खुद से ट्राई करिएगा। तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन सो दैट यू विल डोंट हैव एनी डिफिकल्टी, बट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर ओन। आप सभी लोग खुद से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू 1 मिनट टाइम सो दैट यू कैन रीड द डेटा, देन आई विल प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा इस क्वेश्चन का। करिए, अच्छी बात है।
चलो एक्सप्लेन करें, पढ़ लिया क्वेश्चन। चलो देखो, बोला गया अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व विद द सेंटर लाइन रेडियस आर इज गिवन एज। तो रेडियस दे रखी गई है 200 मीटर, बहुत बढ़िया। टू लेन टू वे ट्रैफिक, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ लेन्स 2 है और ट्रैफिक भी जो है हमारा वो प्यारा सा टू वे ट्रैफिक है, बहुत बढ़िया। विड्थ ऑफ रोड दे रखा गया W इज गिवन एज 7 मीटर और कुछ दे रखा गया। डिजाइन स्पीड V दे रखा गया है 80 kmph और लो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और लेटरल दोनों दे रखे गए हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट दे रखा गया है 0.355 और लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा गया है 0.15। ठीक है। रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर TR इज गिवन एज 2.4 सेकेंड। TR इज गिवन एज, बिल्कुल आसान सही आंसर है। और यहां पर पूछा गया है, पहला पार्ट तो पूछा गया है SSD कितना होगा और दूसरा पार्ट पूछा गया है सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन। तो दूसरा पार्ट पूछा गया है M क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। SSD जो होगा वो V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF के बराबर होगा। अब यहां पर F कौन सा यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल, दोनों ही F प्रोवाइडेड हैं और सवाल में दोनों F आपको दिए ही इसलिए गए हैं ताकि आप हो जाएं कंफ्यूज। भैया SSD को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को। सो SSD निकाल सकते हैं हम लोग 80 इंटू 5/18 इंटू रिएक्शन टाइम है 2.4 प्लस 80 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9.81 इंटू 0.355। जहां तक मुझे लगता है जो SSD की वैल्यू आएगी दैट यू विल गेट एज 125 मीटर। SSD की जो वैल्यू आप निकाल पाएंगे दैट विल बी इक्वल टू 125 मीटर। दूसरा क्या बोला गया है, सेटबैक डिस्टेंस मानिए तो लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया। M विल बी इक्वल टू R माइनस R कॉस अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई 2 इंटू R और 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस 125 इंटू 2 इंटू 200 इंटू 180 अपॉन पाई। यहां से आप निकाल लीजिए अल्फा बाई 2 और उस अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो 200 माइनस 200 कॉस अल्फा बाई 2, चेक करो कितना आ रहा है। 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, चेक करो 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। नाइन 9.686 ऐसे कुछ आ रहा है। तो 9 पॉइंट M की जो वैल्यू आ जाएगी 9.7 मीटर के अप्रॉक्स आ रही होगी। चेक द कैलकुलेशन पार्ट, चेक द कैलकुलेशन पार्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट को सभी लोग चेक कर लेंगे। Yes, yes, yes. For the two lane road, yes, absolutely. Yes, yes. थैंक यू बेटा। किसने बताया? यस, सिंगल लेन के लिए 9.6 आ रहा बट 2 लेन है, बिल्कुल सही। N इज गिवन एज 2, तो M विल बी इक्वल टू R माइनस D
माइनस आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू, और अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई टू आर माइनस डी 180 अपॉन पाई। यस, ये सही है। थैंक यू पृथ्वीराज। फॉर द टू लेन आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर द सिंगल लेन रोड, बट इन द क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड यू द टू लेन। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू लेन रोड के लिए? डी विल बी इक्वल टू 3.5 बाई टू। डी की वैल्यू हो जाएगी 3.5 बाई टू। तो नाउ आई थिंक यू विल गेट द वैल्यू विल बी नियरली इक्वल टू 9.7 समथिंग। चेक करना, 9.77 जहां तक मुझे याद आ रहा है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 9.77। चेक करो। एक बार वैल्यू निकाल लो और कंफर्म कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम यू आर गेटिंग? तो फाइनल यहां पर एम की वैल्यू क्या निकल के आ रही है इन मीटर। परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट। बेटा सारी वैल्यूज आपको पता है, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट। चेक करिए एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। हैव यू सॉल्व कर लिया सभी ने? हैव यू सॉल्व्ड, यस और नो? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बेटा आंसर आ गया क्या? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस और नो? सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू। चलिए तो एक बार सभी लोग चेक करिएगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है द एम वैल्यू यू विल गेट दैट विल बी नियरली इक्वल टू 9.77 मीटर। चेक द कैलकुलेशन पार्ट। डू चेक द कैलकुलेशन पार्ट। द वैल्यू ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस दैट यू विल गेट आफ्टर द कैलकुलेशन दैट विल बी इक्वल टू 9.77 मीटर। तो ये बेटा जो प्रॉब्लम था आपका, ये गेट का ही प्रॉब्लम है। तो ये 2 मार्क्स में पूछा गया है और ये भी 2 मार्क में पूछा गया है। तो कॉमन डेटा क्वेश्चन बोलते हैं, लिंक्ड डेटा क्वेश्चन बोलते हैं। यस, 9.77 आंसर आ भी गया है विवेक का। बाकी लोग भी कैलकुलेशन पार्ट को चेक कर लेंगे। द आंसर यू विल गेट दैट विल बी इक्वल टू 9.77 मीटर। कहानी क्लियर है बेटा? So in this way now we can say we have completed all the aspects of the horizontal alignment of the road. तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ रोड के जितने भी टॉपिक्स थे जो हमारे सिलेबस में थे, उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ नेक्स्ट डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो अगली क्लास में बेटा जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो अब बातचीत स्टार्ट हो जाएगी वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड की। और वर्टिकल अलाइनमेंट में आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेडियंट। और एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी द ग्रेड कंपनसेशन। तो 2 टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो टुमारो, कल आपका पहली क्लास में ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, डिजाइन ऑफ वर्टिकल कर्व। तो मोस्ट प्रॉब्ली
कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग का डिस्कशन। तो फ्रॉम टुमारो सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। यस, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। ये आज की इस क्लास का डिस्कशन था। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, और सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को टाइम पर ज्वाइन कर लेंगे भी। तो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट एट 9:30 PM, और फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट विल बी द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। तो आई होप द इंटायर डिस्कशन फ्रॉम दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सारा डिस्कशन सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।